हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीपैट और नैपर एग्जामिनेशन के बारे में। आखिर क्या है जीपैट और नैपर एग्जाम, क्यों हर कोई ये क्वालिफाई करना चाहता है, क्या ज़रूरी है इन एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग्स लेना, ट्यूशन्स लेना, स्टडी मटेरियल लेना, या फिर सेल्फ स्टडी से भी हम जीपैट और नैपर एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे हम क्वालिफाई करें जीपैट एंड नैपर एग्जामिनेशंस। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने ये एग्जाम्स कैसे क्लियर करे। आई क्वालिफाइड बोथ जीपैट एंड नैपर एग्जामिनेशन इन द ईयर 2021 with an all India rank of 1545 in GPAT examination, and in NAPER I secured all India rank of 217। क्या आपको भी ऐसी रैंक लानी है या फिर इससे भी अच्छी? तो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी रखें हम कि हम सक्सेस ले सकें। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने ज़्यादा जीपैट एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ जीपैट? द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ एनुअल ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। इसे कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज़ NTA। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है to evaluate the candidates for admission of pharmacy graduates into the master's degree, that's MPharm programs. Till 2018, it was conducted by All India Council for Technical Education, New Delhi. अगर हम इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड होता है। इन 2021 इट वाज मॉडरेट। लेट्स सी आगे कैसा होता है। सो हम बात करें कि कंडक्टिंग अथॉरिटी हमने देख ली, एग्जाम लेवल देख लिया, पर्पस भी देख लिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? सो 125 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना है। देन एग्जाम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी जीपीटी एग्जामिनेशन के लिए। मैंने इसको और भी लोगों से कंसिडर किया है, मैंने और भी लोगों से पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी रखें जीपैट के लिए। उन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करके मैंने एक टेबल बनाई है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगी तो बहुत अच्छा होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लासीफाई द सब्जेक्ट्स एज पर योर कन्वीनियंस, अरेंज देम एज पर योर शेड्यूल फॉर स्टडिंग। एज पर माई स्ट्रैटेजी अरेंज देम एज फॉलोज। ट्राई टू कंप्लीट देम एज पर योर फॉलोइंग इवेंट्स। सो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट इवेंट की, देन सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इवेंट में आप वो सब्जेक्ट्स रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन सारे को आपको थोरली याद करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है। सब्जेक्ट्स जैसे फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है और फार्मास्यूटिक्स। यूजुअली सभी बच्चे फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री साथ में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन सेम होती है, यूजेस एडवर्स इफेक्ट भी सेम होते हैं ड्रग्स के। ओनली हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनका सिंथेसिस पढ़ना होता है स्पेसिफिक ड्रग्स का, और स्ट्रक्चर्स याद करने होते हैं एंड आयुपिक। सो ये चीज़ें अगर हम फार्माकोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री साथ में करेंगे तो जल्दी हमें रिकॉल होगा, और एक ही ड्रग के बारे में हमें 2 बार अलग अलग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होगा। साथ ही में हम दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे क्योंकि फार्माकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इसे फर्स्ट इवेंट में रखना है और रेगुलरली रिवाइज करना ही है। जो भी आप पढ़ें फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से और मेडिसिन केमिस्ट्री, उसे डेली रिवाइज करें क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट्स नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, तो आप बहुत जल्दी इन दोनों सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में फार्मास्यूटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन द ईयर 2021 फार्मास्यूटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इजी लेवल के भी थे। अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़े फार्मास्यूटिक्स, कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक ला सकता है जीपैट एग्जामिनेशन में। ये सब्जेक्ट्स आपको रेगुलरली रिवाइज करने हैं, और खास बात यह है कि ये सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन तो आते ही हैं और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। यूजुअली जो रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, उनसे टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मतलब आपको जो टेबल्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की रेफरेंस बुक्स में, उन्हें बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रैंक एंड डेल है फार्माकोलॉजी से, तो वहाँ से टेबल्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं।
फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो लेचमैन में से टेबल्स के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपका काम और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप इन्हें टेबल्स थोरली याद करें। मैंने टेबल्स की अलग से वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें सेकेंड इवेंट में वो आते हैं जो आपको वीकली रिवाइज करना है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से और भी एडिट कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को, लेकिन आप ये सब्जेक्ट्स तो सेकेंड इवेंट में ज़रूर रखिए। इन चैप्टर्स को आपको थोरली याद भी करना है। देन अगर हम बात करें फिजिकल फार्मेसी की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और बायोफार्मास्यूटिक्स, आपको ये सब्जेक्ट्स इसमें रखने ही हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि वो सिंथेसिस पूछ लेते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सी रिंग प्रेजेंट है स्पेसिफिक ड्रग में, यूजुअली sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूछ लें या फिर डाइलाइटर रिएक्शन पूछ लें जो कि फेवरेट क्वेश्चंस है। देन एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मैनी मैनी मोर सिंथेसिस एंड रिएक्शंस बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए आपको वो पढ़ने ही होंगे। देन एनालिसिस, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर, देन यूवी, आईआर, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं क्योंकि एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएट एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ये सब्जेक्ट्स को बहुत अर्ली अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं ये नहीं कह रही कि जिन लोगों ने थर्ड सेम या फोर्थ सेम में स्टार्ट किया है उन्होंने गलत किया है, बट अगर आप उन्हें रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो वो ज़रूर गायब हो जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया, एक बार भी गैप लिया, तो ये जल्दी जल्दी आपके माइंड से इवेपोरेट हो जाएंगे। सो लर्न देम थोरली। अब बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपकी बुक से डायरेक्टली आते हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है। जैसे अगर आप बात करें ब्रह्मांकर, आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर बात करें तो रेमिंगटन पढ़िए, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप इसके लिए पढ़ेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देन अगर हम बात करें थर्ड इवेंट की, तो थर्ड इवेंट में हमने ओवरव्यू रखना है आपको इनका, रेगुलरली वीकली रिवाइज करना है। जैसे जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, उसे वीकली रिवाइज कीजिए। अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी की, उसमें आपको ड्रग्स के नेम पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल नेम्स, देन उनके यूजेस, देन कौन सी एरिया में वो पाए जाते हैं, देन उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या फिर उनके स्पेसिफिक यूज़ क्या है, उनके स्पेशलिटी क्या है। जैसे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक कैसे पूछेंगे आपसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स किस में प्रेजेंट है, देन कौन से ट्राइकोम्स प्रेजेंट है स्पेसिफिक ड्रग में, देन टी शेप ट्राइकोम्स किस में होते हैं, स्टॉन सेल्स किस में होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए फार्माकोग्नोसी आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो टेस्ट याद करना भूल जाते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक ड्रग के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किलर कल्याणी टेस्ट है, वो किस ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए यहाँ से। क्योंकि अगर आप टेस्ट याद करेंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप इजीली आंसर दे पाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप इसमें, और पॉजिटिव रिजल्ट की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ये भी आपको ओवरव्यू ही करना है, मतलब स्पेसिफिक चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, जैसे स्टेरिलाइजेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, देन स्पेसिफिक साइंटिस्ट के नेम याद रखना है, किसने क्या डिस्कवरी की, कब की, उससे क्या फ़ायदा हुआ, वो क्यों हेल्पफुल था, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको माइक्रोबायोलॉजी से पढ़नी है। देन बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री है कि वो हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक आ ही जाता है बायोकेमिस्ट्री, तो ये बहुत जल्दी वॉलेटाइल और इवोपरेट हो जाता है, इसलिए आपको इसे बार बार रिवाइज करना है क्योंकि यहाँ से डिजीज़ के चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन स्पेसिफिक एंजाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, एंजाइम इनिबिटर्स, देन स्टिमुलेटर्स, यहाँ से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, स्पेशली द डीएनए चैप्टर। डीएनए वाले चैप्टर्स में से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थर्ड इवेंट। फोर्थ इवेंट की बात करें तो आपको ये चैप्टर्स या फिर ये सब्जेक्ट्स मंथली रिवाइज करने हैं, आप इनका ओवरव्यू कीजिए। देन इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हम अपने प्रीवियस फोर्थ सेम तक पढ़ चुके होते हैं। एचईपी और पैथोफिजियोलॉजी तो हम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर तक कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें भूल भी जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसे रेगुलरली रिवाइज करना है, मंथली आप इसे चेक कीजिए। टॉटोरा पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है, आई सजेस्ट यू फॉर दैट। एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आप बहुत सारी बुक्स है जो रेफर कर सकते हैं, कोकाटे है, और भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन आपको ये रिवाइज करना है।
क्योंकि शेड्यूल्स पूछ सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस में से, कौन सी ईयर में कौन सा एक्ट आया था, कब वो अमेंडमेंट्स आए थे, ये सब यहाँ से जूरिस्प्रूडेंस से आ सकते हैं। देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से पूछा जा सकता है कि कौन सी मिल है, जैसे कटर मिल है, देन बॉल मिल है, उनका यूज़ क्या है, कौन सी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कौन सा हमें यूज़ करना है मिल, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से भी बन सकते हैं। तो ये आपको करने ही हैं चैप्टर्स, यानी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन तो बनते हैं यहाँ से, और बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं HAP और पैथोफिजियोलॉजी से, क्योंकि आप इसे इजीली कर सकते हैं। इन केस आपने इनको अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं HAP पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप ये रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अंदाजे से करके आएंगे और वो गलत हो जाएगी। इसलिए इसे मंथली रिवाइज कीजिए, जूरिस्प्रूडेंस भी बार बार याद कीजिए, क्योंकि देखो अगर आप रोज करोगे ना रिवाइज तो डेफिनेटली एग्जाम तक तो आपको उसमें थोरली याद रह ही जाएगा। देन फिफ्थ इवेंट की बात करें तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट्स एग्जाम टाइम पे रिवाइज नहीं कर पा रहे तो नो प्रॉब्लम, आप पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन एक अच्छी रैंक के लिए तो आपको ये सब्जेक्ट्स करने ही होंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको थोड़ा अर्ली याद कर लीजिए और 2-3 महीने या फिर मंथली इन्हें रिवाइज कर ही लीजिए एक बार। 1-2 घंटे लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि इनके आप ऐसा कीजिए पहले ही नोट्स बना लीजिए। मतलब जो जो आपको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोटेक से पूछा जा सकता है, देन उनके स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए, MCQ जैसे बना लीजिए, या फिर एक चार्ट्स में बना लीजिए। मैं तो ऐसे ही करती थी, इनके चार्ट बना लेती थी या फिर नोट्स लिख लेती थी और उन्हें ही रिवाइज करती थी। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने सब्जेक्ट के लिए थोड़ा फोकस भी रहेगा। तो स्किप कर सकते हैं उन बच्चों को जो एक अच्छी रैंक तो नहीं लेना चाहते लेकिन पास करना चाहते हैं। अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, मतलब टॉप 100 में आना चाहते हैं, तो ये आपको सब्जेक्ट्स करने ही होंगे। अगर हम बात करें डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो भी आप सोचेंगे आप कर सकते हैं। जब आप इतने सारे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट्स तो क्या आप नहीं कर सकते जीपेट एग्जाम? और वैसे भी एग्जामिनेशन तो ह्यूमंस ने बनाया, एग्जामिनेशन ने हमें नहीं बनाया, तो कोई भी इंसान इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है, सब्जेक्ट को इजी बनाना है। वो तभी होगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनसे दूर होंगे, जैसे है इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब चीज़ों से आपको दूर होना ही होगा। थोड़ा फैमिली प्रोग्राम्स में कम जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरी एक्टिविटीज़ में कम एनरोल होइए, तभी आप ये इजीली सब अच्छे से कर सकते हैं और तभी आप एक अच्छे रैंक भी ला सकते हैं। आप जीपेट एग्ज़ाम को इतना भी ईजी मत समझिए, क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ, जिसके कारण मैं देख चुकी हूँ कि मेरी रैंक थोड़ी गिर गई है। लेकिन मैंने नाइपर में कोप अप कर लिया था और एक अच्छी रैंक लाई। मैंने अपनी गलतियाँ पहचानी और तभी मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको मैं वो बताऊँ कि मैंने कौन सी गलतियाँ की, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इवेंट्स। अगर हम आगे देखें तो फैक्ट्स की हम बात करेंगे जीपेट की। तो सबसे पहली बात ये है, काम डाउन द नॉन स्टॉप चैटर ऑफ योर माइंड। यूजुअली जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए हम फोकस नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, कैसे करूँगी, मैनेज कैसे होगा, शेड्यूल बनाऊँ क्या, टाइम टेबल सेट करूँ, फॉलो कर पाऊँगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आज मुझे ये करना है, आज प्रोजेक्ट है, आज कॉलेज वर्क है, आज कॉलेज एक्टिविटी है। तो इन सब चीज़ों को कुछ देर के लिए शट डाउन करना ही होगा। अपने माइंड के उस पार्ट को शट डाउन कीजिए जो कि नॉन स्टॉप चैटर कर रहे हैं, और एक्टिवेट कीजिए उस माइंड को जो कि आपको जीपेट की तरफ लेके जाए, उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने तक लेके जाए। क्योंकि जीपेट एग्जाम क्या करता है, आपका कैलिबर चेक करता है, पेशेंस लेवल देखता है आपका, कॉन्फिडेंस आप में है कि नहीं, कि अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप में। इसलिए वो क्वेश्चंस जो आपको पॉजिटिव मार्क दे सकें, अगर आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट। आपकी एबिलिटीज चेक करता है कि येस दिस पर्सन हैज़ द कैलिबर टू डू द थिंग्स। अब it not only categorize you under all India rank, but also assign you a position with respect to other students. आपको पता चलता है कि आप दूसरे बच्चों से मुताबिक कितने पानी में हैं, आप कितने लेवल तक उनसे ज़्यादा हैं या कम हैं। Then it defines you about how much good you are than others. Checks your clarity of सब concepts. क्योंकि देख लो, जिसके concepts clear होंगे वो question wrong नहीं करके आए। And attempt questions for which you are 100% sure. ऐसे नहीं कि कुछ क्वेश्चंस के लिए 50% श्योर है तो आप टिक करके आ जाए, नहीं, जो 100% श्योर है क्वेश्चंस वो ही करके आए।
मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोज़ है जहाँ लोगों ने कहा है कि जिस क्वेश्चंस के लिए 50% श्योर है उन्हें भी आप टिक करिए। आई वुड सजेस्ट नो, क्योंकि 50% अगर आप श्योर हैं और आप टिक करके आ गए, इन केस वो गलत निकला तो आपके पॉजिटिव मार्क्स में से आपके मार्क्स कट जाएंगे, जो कि आपको एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। जिसके लिए हम 100% श्योर है वही सब्जेक्ट वही स्पेसिफिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। देन बुक्स, ये वो बुक्स है जो मैंने रेफर करी। इसके अलावा भी आप अपनी बुक्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन ये बुक्स तो आपको करनी ही है। पियर्सन गाइड टू जीपेट और पीयूष बुक पब्लिकेशन, ये दोनों लास्ट में आप कीजिएगा यूज़, मतलब जब आपकी सारी बुक्स पढ़ लें उनके बाद ये दोनों बुक्स आप रिविजन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये जब दोनों बुक्स आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारा मटेरियल रिवाइज हो जाएगा। कोकाटे है, देन बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए है, जेरी मार्च है, सिल्वरस्टीन है, बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण है, रेमिंगटन है, ब्रह्मांकर, मार्टिनडेल, देन कूपर एंड गन्स, मॉरिसन एंड बॉयड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइज है, बाल एंड बाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैगेंडेल, गुडमन गिलमन। केटी त्रिपाठी तो फेवरेट होनी चाहिए आपकी, मेरी तो फेवरेट है क्योंकि ये कर लेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रोजन विल्सन भी करनी है आपको बहुत अच्छे से। देन फॉरेंसिक फार्मेसी मतलब जूरिस्प्रूडेंस के लिए है ये, लेचमन लिमरमैन फार्मास्यूटिक्स के लिए है। तो ये सारी बुक्स आपको करनी ही है। लास्ट में ये दोनों बुक्स को अच्छे से यूज़ कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आई सजेस्ट यू डू दिस बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। नोट्स बनाइए, चार्ट्स याद कीजिए, टेबल्स देखिए इन बुक्स में से, डेफिनेटली यू विल सक्सीड एंड गेट अ गुड मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करें कि नोट्स कैसे बनाएं और लर्निंग कैसे करें। सबसे पहली बात, सेट योर टारगेट रैंक एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। आप सोचिए कि आपको किस रैंक तक लाना है। मुझे भाई टॉप 100 लाना है या टॉप 200 भी चलेगा या फिर टॉप 1000 तक भी चलेगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एक टेबल बनाइए जिसमें 100% जो आपको सब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें कैटेगराइज कीजिए, देन 50% को कैटेगराइज कीजिए और देन उन सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते। जो 100% आते हैं उनको मंथली रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट भूल सकते हैं इसलिए, क्योंकि 100% याद है तो आपको लगता है कि भाई मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना ही है। देन जो 50% आपको याद है उनमें क्या क्या डाउट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं आपको क्या नहीं आता आप सॉल्व कैसे करेंगे। उन डाउट्स को टीचर से क्लियर कीजिए, स्टूडेंट से कीजिए, अपने बैचमेट से कीजिए, सीनियर्स से कीजिए, या यूट्यूब से मटेरियल कलेक्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ मिलता है आई थिंक, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ हैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैंने तो यूट्यूब से ही किया था मोस्टली मेरे कॉन्सेप्ट्स। देन जो सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं आते उन्हें अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे आप थर्ड ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, जब भी पढ़े अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, क्योंकि फोर्थ ईयर तक आपको अपने प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। फोर्थ ईयर में आने के बाद आपके पास ऑलरेडी बहुत लोड रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा कॉलेज का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। इसलिए आपको फोर्थ ईयर तक आने से पहले पहले ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं प्रीवियस सेमेस्टर से। देन इनको आप रेगुलरली रिवाइज करें जो आपको कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तभी आप ये कर सकते हैं। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको, और उसके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा खुद का कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं, उनके टेस्ट चेक कर लो। देन फ्री सोर्स यूट्यूब से आप ले लीजिए, बहुत सारे टेस्ट मटेरियल्स है, जैसे फार्मा ट्यूटोरियल्स है, फार्मा स्क्वायर है, देन जीटीसी है, वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जीटीसी, वैसे वहाँ से आप अपने टेस्ट अपीयर कर सकते हैं, और फ्री सोर्स है तो आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। देन या फिर आप पेड मटेरियल्स भी ले सकते हैं जो कि वेरियस ऐप्स के थ्रू आप ले सकते हैं। देन आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, गूगल से सब कुछ मिलता है गूगल को। हो सकता है कभी कभी आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं भी मिले, लेकिन आपको हार नहीं माननी, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करेंगे कि मैं कर सकती हूँ तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आपको कॉन्फिडेंट रखिए कि येस आई कैन डू दिस थिंग, आई हैव टू सक्सीड, येस आई कैन, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि सोचने से ही होगा, करने से ही होगा। देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बूस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलिब्रेट योर ईच डे वर्क, क्लैप फॉर योरसेल्फ फॉर योर टुडेज अचीवमेंट। जो भी आप पढ़े पूरे दिन भर में उसको रात को रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप रात को एक बार रिवाइज करेंगे फिर अगले दिन भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसे रिवाइज करेंगे तो वो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में चल जाएगा। आई मीन वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जिसे आप बार बार रिवाइज करेंगे। सो
डिस्कवर योर एबिलिटीज, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटीज है कि भाई मैं एक दिन में एक चैप्टर कर सकती हूँ, एक दिन में 5 चैप्टर रिवाइज कर सकती हूँ, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज है। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक दिन में एक चैप्टर कर पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दिन में 2 से 3 चैप्टर, वो मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ईच स्टूडेंट पे। देन रीड अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट दैट। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी लाइन है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, या फिर कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा उसमें। इसलिए बार बार पढ़िए। लिसन टू योर माइंड, लेट इट बी रिलैक्स्ड एंड डोंट गेट हाइपर। यूजुअली हम पढ़ते वक्त बहुत हाइपर हो जाते हैं कि ये मुझे चीज़ आ क्यों नहीं रही समझ में, क्या करूँ मैं आगे। उस चीज़ के लिए रिलैक्स हुई और मूव ऑन कीजिए। हो सकता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको वो नहीं आ रहा हो कॉन्सेप्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसे करेंगे तो वो आ जाए। तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि यस, आएगा कभी ना कभी, तो मुझे समझ आएगा ही, समझ में नहीं आता तो किसी से पूछिए, जानिए। अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए। Revise daily, make charts for the topics which you forgot the most, like name of scientists, biological names, source of drugs, pharmacognosy, and formulas from biopharmaceutics। इन सबको गिनिए, चार्ट्स बनाइए। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ इन्हें स्टिक कीजिए, या फिर हो सकता है कि आप अपने कोई नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपको डेली रिवाइज करने वाले टॉपिक्स लिखें। ये सब आप करेंगे तो ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से बूस्टअप कर पाएंगे। अपने आप को सेलिब्रेट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी खुद की एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, मेंटल एक्टिविटीज़ कीजिए। जैसे हो सकता है आप चेस खेल सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं जो कि आपके माइंड को फ्रेश कर दे। जितना आपका माइंड फ्रेश होगा उतनी ज़्यादा आप ग्रैब कर सकेंगे चीज़ें। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, सबका फेवरेट क्वेश्चन। देखिए 125 क्वेश्चन है, 2021 में कट ऑफ था 196, डेफिनेटली आगे और बढ़ेगा। ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैं बता रही हूँ, एस सी एस टी ओ बी सी का वेरी करता है। अगर हम जनरल की बात करें तो 2022 में डेफिनेटली ये कट ऑफ इंक्रीज होगा, और हो सकता है ये 200 को क्रॉस भी करे या फिर 200 भी। तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूँ तो आपको 55 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, जो कि करेक्ट होने चाहिए। ये मैं करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप कट ऑफ स्कोर क्रॉस कर पाएंगे। इससे कम करेंगे तो आपका नंबर शायद ही हो पाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो डेफिनेटली आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, वो भी पॉजिटिव, नो नेगेटिव। अगर हम बात करें टोटल 25 क्वेश्चन में से हर करेक्ट आंसर पे आपको +4 मिलता है, हर नेगेटिव या फिर रॉन्ग आंसर पे आपको -1 करता है अपने टोटल स्कोर में से। जो भी आप स्कोर मिलेगा करेक्ट आंसर करके, उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे वो मार्क्स जो इतने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ बार बार कि नेगेटिव मत कीजिएगा। जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर हैं वही क्वेश्चन कीजिए। एक एक मार्क्स से लोग रह जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव करें। अब बेनिफिट क्या है जीपीट एग्जामिनेशन में? देखिए आप एलिजिबल हो जाते हैं मंथली स्टिपेंड या फिर स्कॉलरशिप के लिए, दैट इज 12,400 रुपीज पर मंथ। As well as you are eligible to apply to premier institutes of India like ICT, BITS, Pilani, NIPER, IIT, BHU etc. जैसे कि मैंने NIPER एग्जाम दिया था और उसमें अच्छी रैंक लाई, वैसे ही आप भी ये सब कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग मणिपाल यूनिवर्सिटी है या फिर दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ज़रूरी है कि आप अपने एक अच्छी रैंक लाएँ जीपीट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक अच्छी रैंक वाले को ही लेते हैं। ये इसके बाद अपने खुद में पर्सनल एग्जाम्स भी लेते हैं, क्योंकि जीपैट आपको इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बनाता है। देन इन इंस्टीट्यूट्स की पर्सनल एग्जाम्स होती है, वो भी आपको क्लियर करनी पड़ती है। देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द मास्टर्स डिग्री। Then you can apply for master degree in any pharmacy or MTech for MS or PhD, since GPAT score is valid for 3 years. So there are a lot of benefits from GPAT examination. So you have to give a good score in GPAT examination. मिस्टेक्स जो मैंने की थी अपने जीपीटी एग्जामिनेशन में, तो ये मेरे डोंट्स हैं, ये आपको ध्यान से देखना है कि आप ये ना करें। ये जो गलतियाँ मैंने की थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फोकस, आई मोर फोकस्ड ऑन अपियरिंग फॉर टेस्ट पेपर्स rather than revising my notes and materials. I started with some new topics which I never ever studied before. I focused more on minor subjects, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ 4th और 5th इवेंट में जो minor subjects हैं, I focused more on them at my last moment, that is my last month before examination. I became overconfident that exam is easy, I will definitely clear it. I started overthinking
that what will happen? What will happen if I'm not able to clear the exam? What will happen if I score a good marks? Many, many, many more things. The chit chat in my mind over controlled me. इसीलिए मेरी रैंक 1545 है। हो सकता था मैं इससे काफ़ी अच्छी रैंक ला सकती, लेकिन मेरी मिस्टेक्स के कारण ये हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आई accept all these mistakes and started learning more and more. That's why I was able to get a good rank, that is 217 in NATO. You can also get that. इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा और एक अच्छी रैंक के लिए आपको मेहनत करनी ही है। सो लास्ट में हमारा कंक्लूजन ये है, बी हार्ड वर्किंग, बी स्मार्ट वर्किंग, यू विल डेफिनेटली सक्सीड and you will achieve the victory. Daily practice the problems from test series. Still have queries? Then write down in the comment box. I am ready to answer all your questions. So thank you, like my video, share it and subscribe my channel. Thank you.